बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, अदालती, वकालती, सहाफ़ती, हर तरफ आग ही आग लगी हुई है और ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही और अनरेस्ट पे अनरेस्ट पैदा होता जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, अदालती अदम इस्तेहकाम, सहाफ़ती अदम इस्तेहकाम, हर तरफ अदम इस्तेहकाम ही अदम इस्तेहकाम है। और अदालतों में इस वक्त सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई कानून की है, वो आइन की बालादस्त की है, वो जमहूरियत की है, वो आज़ाद अदलिया की है, वो आज़ाद सहाफ़त की है। ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं और बहुत कम आवाज़ें रह गई हैं जो कि मज़ाहमत कर रही हैं, जो इसे रेजिस्ट कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है और उनको ख़त्म किया जा रहा है। और दर पर्दा क्या कुछ चल रहा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी खबरें जब तक कि वो वक़ूअ पज़ीर ना हो जाएं तब तक पता ही नहीं चलता कि ड्राइंग रूम में इस वक्त हो क्या रहा है। इसी तरीके से जब खबरें सामने आती हैं तो पता चलता हो ये इतनी बड़ी खबर कैसे मिस हो गई। उसकी वजह यह है कि ना ही अदलिया आज़ाद है, अदलिया शदीद तरीन दबाव का शिकार है और उसके बाद फिर मीडिया, सहाफ़त भी शदीद तरीन दबाव का शिकार है। सेंसरशिप आयद है बदतरीन किस्म की। कौमी ज़राए इब्लाग हो या प्रिंट मीडिया हो, वहाँ पे बहुत कम खबरें आपको दस्तयाब होती हैं। सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा आपको कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से डिजिटल मीडिया पे फिर थोड़ा बहुत आपको कुछ काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे भी अब कदगनें लगाई जा रही हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे चेक्स आ चुके हैं और चेक्स भी अनऑफिशियली, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया बचता है। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अब तक बहुत ही इस्लामाबाद रेड जोन में इस्तीफ़ों की जो खबरें थी, इस्तीफ़े तो आने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत से, लेकिन खेल को बदल दिया गया है और खेल बदल के ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में कल एक ऑनरेबल जज जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया। कदावर जज थे, बहुत तगड़े तगड़े फैसले दिए और उनके क्रेडिट पे बहुत तगड़े और दबंग फैसले थे, लेकिन उनको एक फैसला कर लिया गया, एक तहैया कर लिया गया कि उनको अब मुलाजमत से, उनकी जॉब से उनको फारिग करना है। मीडिया ट्रायल उनका शुरू किया गया क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी साहब ने एक जुर्म सरजद हो गया था उनसे कि उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए जब पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा की असम्बलियां तोड़ी गईं और वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे थे, सबोटाज किया जा रहा था, तो उन्होंने एक नोट पुट किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस मैटर को देखा जाए। और फिर वहां से उस नोट पुट करने का जो सजा है वो इस हद तक उनको भुगतना पड़ी। तब से वो मीडिया ट्रायल में थे। जस्टिस नकवी साहब, पहले जस्टिस नकवी साहब को निशाना बनाया गया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के खिलाफ, यानी कि जस्टिस बंदियाल साहब के खिलाफ। किसी भी जज को माफ नहीं किया गया कि उन सब जजेस के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स भेज दी गई, दरखास्तें भेज दी गई और उसके बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। और ये सिलसिला लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रहा। वहाँ पे भी ऑनरेबल जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तरकानी साहब के साथ भी यही कुछ किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भट्टी साहब के साथ भी यही किया गया। और फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हाजी मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने जब ये सिलसिला शुरू किया, वो इंसाफ देने लगे तो उनका भी मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया। और इस दौरान ऑनरेबल जजेस को न सिर्फ धमकियां, अब तक धमकियां मिल रही हैं, उनके मुलाजमीन तक को उठाया गया, उनके अजीज़ों को उठाया गया, उनके अजीज़ों को जेलों में डाला गया, सिर्फ इसलिए कि ऑनरेबल जजेस अपने फैसले देने से बाज रहें। तो पहला निशाना जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनके खिलाफ जस्टिस मजहर अली नकवी साहब के खिलाफ कंप्लेंट आई। सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ कंप्लेंट आई, लेकिन एक ही कंप्लेंट एक ही को दो तरीके से डील किया गया। जस्टिस नकवी साहब के जो आई तो उनके जो उनका कंप्लेनेंट थे उनको नहीं बुलाया गया, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जिन्होंने दरखास्त फाइल की गई थी उनको बुलाया गया। खातून थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बाकायदा उन्होंने एप्लीकेशन दी कि उन्हें हरास किया गया है और उनको धमकाया गया है ड्यूरिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में। वो अभी तक पेंडिंग मामला है, लेकिन जस्टिस नकवी साहब के साथ मामले में बिल्कुल दूसरा रवैया अख्तियार किया गया और उनकी कंप्लेंट ख़त्म कर दी गई, इनकी कंप्लेंट स्टार्ट कर दी गई। और उसके बाद जब जस्टिस नकवी साहब को ये बात पता चली कि उनको हर सूरत में
فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہی کرنی ہے، خواہ وہ جتنی بھی صفائیاں دے دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے اوپن کورٹ میں بھی رجوع کیا۔ مخدوم بیرسٹر مخدوم جو تھے انتہائی سیزنڈ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ان کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، ان کو ریلیف نہیں ملا۔ بالآخر کل جسٹس نقوی صاحب مستعفی ہو گئے۔ ان کے کریڈٹ پہ ان کا جرم سٹارٹ وہیں سے ہوا کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جب اسمبلیاں توڑیں تو وہ نوٹ پٹ کیوں کیا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، وہ لڑائی شروع ہوئی اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب آ گئے، سب کچھ آ گئے اور پھر دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مریم صاحبہ نے کسی جج کو نہیں معاف کیا، خواہ وہ بندیال صاحب تھے، خواہ وہ اعجاز صاحب تھے، خواہ وہ نقوی صاحب تھے، باقی آنریبل ججز تھے، جسٹس منیب تھے، سب کو رگیدا گیا اور تمام کا تمام جو ریاستی مشینری، حکومتی مشینری، تمام ادارے، تمام سسٹم خاموش رہا اور اس چیز کو پروموٹ کیا گیا۔ تو اب آج جو ہوا وہ بہت ہی انہونی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب سینئر موسٹ جج، انتہائی 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 قابل احترام، پروفیشنل، دیانتدار، دبنگ جج اور شریف النفس اور بہت ہی ہمبل، انہوں نے بھی بڑے تگڑے فیصلے کیے۔ اور جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب دونوں کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آرمی ایکٹ کا معاملہ ہو، جو سیولینز کا ٹرائل تھا اس مقدمے میں بھی یہ اس بینچ کا حصہ تھے، شہید ارشد شریف کے جو ٹیک اپ کیا گیا اس میں بھی دونوں آنریبل ججز موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا قانون تھا، اس لیے یہ بہت بڑے مقدمات، بڑے دبنگ مقدمات میں انہوں نے فیصلے دیے اور ڈٹ کر فیصلے دیے، دھمکیاں برداشت کیں اور بڑی رشوتیں ٹھکرائیں انہوں نے، اور پڑھے لکھے لوگ، فارن کوالیفائڈ۔ تو آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور آخر یہ استعفیٰ کیوں دیا گیا؟ یہ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں، جب کم لا علم اور کم علم اور جہالت پر مبنی جو لوگ ہیں وہ اس کو محض سمجھ رہے ہیں کہ جسٹس نقوی صاحب کے ساتھ ان کا جڑا ہوا ہے۔ جسٹس نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس کی کیا تیاری کی جا رہی تھی اور ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹرائل کیا جا رہا تھا، اس پہ بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اپنا نوٹ پٹ کیا، ان کو کہا کہ یہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، یہ کاروائی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کاروائی جاری و ساری رہی۔ آج بھی جو سماعت ہوئی تو اس میں جسٹس نقوی صاحب کل استعفیٰ دے چکے تھے، اور اس استعفے کے باوجود آج بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے کاروائی جاری رکھی، اور کاروائی میں جسٹس نقوی صاحب کے استعفے کا متن پڑھ کر سنایا گیا۔ استعفے سے متعلق آئین کا آرٹیکل 179 کیا کہتا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا، یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اعلیٰ عدلیہ میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے یہ ابھی جاری و ساری ہے، اور اس میں راستے میں جو رکاوٹ بنتا جا رہا ہے اس کو ابھی تک مٹایا جا رہا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے آرٹیکل 179 پڑھ کر سنایا، آرٹیکل 209 کو بھی استعفے کے تناظر میں پڑھیں، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، اور چیف جسٹس مظاہر نقوی کا کوئی وکیل سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں پیش نہیں ہوا۔ وقفہ کے بعد بتاتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ دستیاب ہوں گے تو پھر اس کے بعد شروع کریں گے۔ وقفہ ہوا، وقفے کے بعد کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب انقاری تھے اور وہ اس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایک غلط کام کیا جا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب تحریری طور پہ آگاہ کر چکے تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے انکار کے بعد اجلاس دوبارہ ہوا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اجلاس میں اٹینڈ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر کاروائی کو آگے بڑھایا گیا۔ اٹارنی جنرل صاحب معاونت کریں، کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ یہ استعفیٰ کونسل کاروائی کے آغاز میں نہیں دیا گیا، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کونسل کی جانب سے شوکاز جاری کرنے کے بعد استعفیٰ دیا گیا، ممکن ہے درخواستیں غلط ہوں اور جج نے دباؤ میں آ کے استعفیٰ دیا ہو، اور جج کی جانب سے دباؤ پر استعفیٰ دینے سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، یقینی طور پر جج کو عہدے سے ہٹانے کی کاروائی تو ختم ہو گئی، استعفیٰ دینا جج کا ذاتی فیصلہ ہے، ہمارے سامنے غیر معمولی صورتحال ہے۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج کی برطرفی کا سوال اب غیر متعلقہ ہو چکا ہے، ابھی تک کونسل نے صدر مملکت کو صرف رپورٹ بھیجی تھی، اگر الزامات ثابت ہو جاتے تو کونسل صدر مملکت کو جج کی برطرفی کے لیے لکھتی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا، اس صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج پورے ادارے کی ساکھ تباہ کر کے استعفیٰ دے جائے اور ہم کوئی کاروائی نہ کریں، یعنی کہ وہ ایک سٹیپ آگے جانا چاہتے تھے۔
पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है, शिकायत जेन्युइन थी या नहीं यह भी बताना है, अवामी एतमाद का शफाफियत से बराह रास्त ताल्लुक है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो कौंसिल के सामने सवाल यह है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर क्या असर होगा। जज को हटाने का तरीकाकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2005 में दर्ज है, यह भी अटॉर्नी जनरल ने बता दिया। लेकिन चूंकि इस्तीफा हो चुका था, अब वो जज नहीं रहे, तो जज नहीं रहे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई कर नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करती है सिटिंग जज के खिलाफ। तो जज इस्तीफा मंजूर हो चुका, सदर ममलिकत ने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया और उसके बाद मामला भी खत्म हो चुका। लेकिन चूंकि एक जो जिस खदशे का इजहार जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस नकवी साहब कर रहे थे, वो चीजें नजर आ रही हैं। साकिब निसार के मामले में कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, जबकि अब हो चुकी है। ये अपनी नौयत का पहला मामला है जिसका सामना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही है। इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। अगर काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिर दिन बता देता है कि बरतरफ करने लगे और इस्तीफा दे जाए, तो वो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल की इस बारे में क्या राय है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। तो कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। अटॉर्नी जनरल ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने भी कहा कि जनाब बिल्कुल मामले को आगे बढ़ाएं और स्टेट्स तैयार करें। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो इससे खतरा है, खतरा हमें नहीं बल्कि खतरा हमें नहीं होगा बल्कि निजाम को होगा। अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे। क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है, आइन पाकिस्तान के लिए है या कुछ और। तो इस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और उन्होंने कहा कि जस्टिस नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं और जस्टिस नकवी को इस्तीफे के बावजूद भी हक के दिफा हासिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म नहीं की और कल जो है वो दोबारा रख लिया है हियरिंग की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, और कहा कि जी हम इन्हें एक मौका और देते हैं और वकील के जरिए पेश हो सकते हैं या खुद भी पेश हो सकते हैं। जस्टिस नकवी को इस्तीफे के बावजूद भी हक का दिफाए हक हम देते हैं, लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मामला कुछ और है। ये जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। काजी साहब कह रहे हैं अगर मज़ाहर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। देखें वो बार बार कह रहे थे कि शिकायत गुजारों को बुलाएं, उनको नहीं बुलाया जा रहा था। वो ओपन कोर्ट में गए, उनकी बात नहीं मानी गई। तो इसके अलावा सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही थी और जो माउथ पीस हैं वो अलल ऐलान बता रहे थे कि क्या फैसला आना है। तो लिहाजा मीडिया ट्रायल जो है वो ऑलरेडी शुरू किया जा चुका था और इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो कल 11:30 बजे के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिया था और बताया कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का हक है कि वो राय दे सकें और कोई भी हमें नहीं बता रहा जल्दबाजी कैसे की गई, हमने पहले 14 दिन का वक्त दिया। यानी सफाइयां दे रहे हैं कि जी हमने तो बहुत फ्री एंड फेयरली हम ये सारा कार्रवाई चला रहे थे। तो लेकिन जाहिर है वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी जिसका पहले से इदराक हो गया। साबिक जज नकवी ने जवाब जमा कराने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा, हमने 2 हफ्ते दिए। तो ये जो बातें हैं, अब ये सारी सफाइयां जो दी जा रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जस्टिस नकवी साहब के पास भी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के पास भी और मौजूद जजों के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और आज ये हुआ कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मैंने आपको बताया, बहुत ही अपराइट जज हैं। उनके घर में फायरिंग तक की गई। पनामा का फैसला, पनामा जज में वो शामिल थे और आखिरी जज हैं पनामा के लार्जर बेंच के जो इस वक्त मौजूद हैं। बाकी 4 जजेस रिटायर हो चुके हैं। उनमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, जस्टिस गुलजार हैं या चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए, जस्टिस एजाज अफजल हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब हैं। ये 4 ऑनरेबल जजेस रिटायर हो चुके हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन वो अपनी इज्जत बचा के चले गए क्योंकि प्रेशर बहुत है इस वक्त जजेस पे, बेपनाह प्रेशर है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जजेस पे प्रेशर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस पे प्रेशर है। आपने प्रेशर का तमाशा देख लिया कि जज हुमायूं दिलावर ने
कैसे तोशाखाना में फैसला दिया था इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने का। और भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जजेस को किस तरीके से काबू किया जा रहा है और किस तरीके से उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। बरह रास्त इंफॉर्मेशन ऐसी मौजूद हैं जो कि अगर मैं शेयर करूं तो मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह मुनासिब वक्त पे ये भी करेंगे। लेकिन फिल वक्त ये है कि ये लड़ाई जो है वो बहुत अब संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और अब सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो भी वो दबाव जो कि एक फाशिस्ट रजीम का, फाशिस्ट सोच का है, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो सारे का सारा नजर आ रहा है। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उन ऑनरेबल जजेस में भी शामिल थे जिन्होंने रात अदालत लगाई थी और कासिम खान सूरी की जो रूलिंग है उसको गैर आइनी करार दिया था और गैर आइनी करार दे के वो सारा प्रोसेस मुकम्मल करवाया था तहरीक अदम एतमाद का। और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे जो 16 महीने तक ये सारी के सारे 15 जमातें जो हैं मुल्क को बर्बाद करके चली गईं। तो इसलिए जनाब खिचड़ी पक रही है, खेल कुछ और है और आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छे अच्छे ऑनरेबल इज्जत वाले जज हैं वो इजाज़त चाह रहे हैं। तो हमें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।